हमारा चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनमें पार्शली फील्ड डी और एफ हों, ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये important ऐसे एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स ये पार्शली फील्ड हों, उनकी एटॉमिक फॉर्म में, एटम की एटम वाली फॉर्म में, या फिर किसी भी स्टेट के साथ में, तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो बड़ी टाइप्स हैं। एक है डी ब्लॉक, देख रहे हैं, दिस इज डी ब्लॉक। इनको आउटर ट्रांजिशन भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है एफ ब्लॉक भी कहते हैं। मेरा ख्याल कोई बताने की जरूरत नहीं कि ये लेंथानाइड है, ये एक्टिनाइड है, ये किस एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, ये किससे, ये सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ आप देखें ट्रांजिशन ऊपर क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे ये लगता है कि इनर ट्रांजिशन को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि ऐसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कि इनमें जो वैलेंस शेल होता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 4s है, ठीक है, मैं एक जनरल बात बोलूंगा जो सबके लिए अप्लाई होगी, तो आपने जनरल बात को माइंड में रखना। तो ऐसे एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, लेकिन उससे नीचे वाला शेल अभी कंप्लीटली फिल्ड ना हो, वैलेंस शेल के निचले वाले शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी कंप्लीट ना हुए हों डी के, तो ये कहलाता है आउटर ट्रांजिशन। ये गलती से इनर लिखा है। ये आउटर ट्रांजिशन है। इनर ट्रांजिशन कौन से हैं? एफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। और इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं कि इनमें जैसे ये टर्बियम एक एलिमेंट है, मैंने एग्जांपल के तौर पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इसमें आप देखें कि वैलेंस शेल से निचले नहीं, यानी वैलेंस शेल अगर छठा है तो पांचवें के नहीं बल्कि चौथे के, यानी अंदरूनी, नीचे वाला तो है ही है, उससे भी नीचे वाला जो शेल है उसका अभी एफ नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। तो मैं रिपीट करता हूँ, वैलेंस शेल जैसे यहाँ पर छठा है, उससे नीचे पांचवें से भी नीचे चौथा शेल का अभी एफ नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाएंगे इनर ट्रांजिशन। और क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अभी मुकम्मल होता है, तो इसलिए इनको एफ ब्लॉक में रखा जाता है। एक्चुअली इनमें 6s2 पहले आता है और 4 बाद में आता है। एनर्जी के लिहाज से ये पहले फिल होगा, ये बाद में फिल होगा, ठीक है। तो इनका क्योंकि एफ एफ ऑर्बिटल अभी फिल हो रहे होते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक में रखा जाता है। और ये इनर्शन। बाकी एक की टाइप है जिसे हम कहते हैं नॉन टिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
आपको एग्जाम्पल एक देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड है और आसान है। अगर हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन बनती है आर्गॉन और 4s2 3d10। तो आप देख रहे हैं इसका जो एटॉमिक स्टेट है, जो डी है वो कंप्लीट है। और डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है कि इनके जो डी ऑर्बिटल हो या एफ हो वो पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो। ये डेफिनेशन कहती है। तो जिंक है ये डेफिनेशन इज ट्रांजिशन नहीं बनता, लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिशन में काउंट किया जाता है। इसी तरह का केस होगा जिंक का, कैडमियम और मर्क्यूरी का। तो ये मुझे इसी तरह याद है, जब हम उस दिन सॉफ्ट एंड हार्ड की बात कर रहे थे ना, तो ये पीरियोडिक टेबल मेरे माइंड में चमक रहा था, रोशनी करता वैसे। तो क्योंकि मुझे ये याद है कि ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। और ये याद है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये आप ग्रुप जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं। फिर ये पहली सीरीज याद रखें कम से कम डी ब्लॉक की। और बाकी एलिमेंट्स तो आपको पता है वो करने ही करने हैं। ये शायद डायग्राम पूरी नहीं है, मिस हुई है। चलें खैर, पहला ब्लॉक यहाँ नहीं है और यहाँ नोबल गैसेज नहीं। तो इस वजह से, और फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होती है हमेशा ही। तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसका मतलब इसके 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फिर भी पीछे 3d10 रह जाएगा। ठीक है। जब इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो 4s के होते हैं, रखें। और वैसे कहा जाता है कि एनर्जी किसकी 4s की कम है, 3d की ज्यादा है, लेकिन रिमूवल पहले 4s से होगा फिर 3d से होगा। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो भी जाएं तो फिर भी 3d10 ही रहता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की हालत में भी इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस वजह से हम इनको, इस ग्रुप को कहते हैं कि ये जो ग्रुप 2b है ये, ठीक है। इसको 2b क्यों कह रहे हैं? 2 इसलिए कह रहे हैं कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में 2 आ जाते हैं। और बी ट्रांजिशन की वजह से। सो सिमिलरली अगर हम 3b वालों को देखें, ये 3b है। स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथानम। ठीक है। तो इनमें क्या है प्रॉब्लम? इनमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्कैंडियम की बनती है Ar, यानी आर्गॉन, और फिर 3d में 1 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम की एटॉमिक स्टेट जो है वो तो डेफिनेशन ठीक है कि इसका डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, लेकिन जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली होती है 3+ वाली, तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तीनों रिमूव होते हैं, 4s वाले भी, डी वाले भी। सो डी से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो डी एम्प्टी हो जाएगा। तो जब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, नॉर्मली यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका डी फिर पार्शली फिल्ड नहीं रहेगा, एम्प्टी होगा। तो फिर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन नहीं रहा। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2b 3b वाले, ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी ट्रांजिशन मेटल से मैच होती हैं और कुछ नहीं होती, तो इसलिए इनको हम नॉन टिपिकल बोलते हैं। और इन दोनों ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं
वो सब टिपिकल है। इनकी मेन थी कंसेप्चुअल बात, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको देख लेनी है, और वही सेकंड ईयर वाली बुक वाली इनफ है। अगर आप बीएससी की बुक से करना चाहें तो वो भी ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक वगैरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लिक्विड्स वाले में। तो एक फिनोमिनन जिसमें सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और इस फिनोमिनन को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और डायामैग्नेटिज्म इसका उल्ट हो जाएगा। तो जिन या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हालत में उनके पास जो क्या उसे कहते हैं, आवाज नहीं आ रही? डी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ये जो टेबल है इसको रट्टा लगा लें। इसमें मेन जो चीज़ें याद रखने वाली वो मैंगनीज एक मेन ही आपने याद रखना है। देखें इसकी, और है भी आसान कि 1 से 7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले कम हैं, फिर दरमियान में मैक्सिमम, फिर आगे फिर कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि मोस्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, या वो रिमूव होते हैं, समझ लें। ठीक है, तो शुरू में ज़्यादा होते हैं, दरमियान में वो मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर आगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग कम होना शुरू हो जाती है ना, सॉरी, पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फिर मज़ीद कम होती है और जिंक तक आते हुए 2 रह जाती है। तो ये कोई रूल नहीं आप कह सकते कि सर ये तो फिर यहाँ तो बिल्कुल पेयरिंग नहीं है। तो ये एक जनरल बात हम कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंतहाई बिगड़े हुए एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ एक रूल कहना तो वो जो है वो मुमकिन नहीं है हमारे लिए। मुझे एक और बात याद आ गई आपकी इसी बात से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने पहली जो डी सीरीज है उसकी याद रखनी है, स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, इसमें क्रोमियम और कॉपर इनके केसेस ज़रा डिफरेंट हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब डी ऑर्बिटल हाफ हो या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ आना तो चाहिए था 3d4 और 4s2, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, 3d5 मोर स्टेबल है, इस वजह से 3d5 बन गया और 4s में एक रह गया। यहाँ 3d8 के बाद आना चाहिए 3d9 और इधर 4s2। तो यहाँ पे भी वही बात हुई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एस से डी में आता है, 3d10 ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कॉपर की और क्रोमियम की। इम्पोर्टेंट ये बात है भाई, ये पूछी जाती है आम, और रीज़न भी इंटरव्यू में फिर रीज़न भी पूछ ले। जहाँ तक 4D ब्लॉक की बात है, इसमें जिनको मैंने लगाए हैं टिक्स, अगर आप करना चाहें तो कर लें, बेहतर है आप कर लें। ये टिक्स वाले वो हैं जिनका रवैया आम तरतीब से थोड़ा मुख्तलिफ है।
और यहाँ ये मोलिब्डेनम आप देखें, इसका केस वैसा ही है बिल्कुल जैसे क्रोमियम का है, आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे। और कॉपर के पास सिल्वर का भी केस वैसा ही है। मैं इनको इसलिए टिक नहीं लगाया, क्रोमियम को, मोलिब्डेनम को और सिल्वर को, बिकॉज ये तो वही सीन बन रहा है जो क्रोमियम और कॉपर। ये अजीब है। ये पलाडियम देखें तो इसमें 4 8 के बाद सीधा ही 4d10 आ गया, और ऐसे में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन देने वाले यही कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फिर यही कह सकते हैं कि यहाँ डी कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है इस वजह से। तो ये जो थोड़ा डिफरेंट है, एन बी वाला, आर यू, एर एच और पी डी, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर पॉसिबल हो तो याद रख लो। बाकी फर्स्ट सीरीज़ की करनी है, कॉपर सिल्वर गोल्ड की करनी है, जिंक कैडमियम और मर्करी की करनी है। पहली लाइन में एक रीजन लिखी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं इनका रवैया जो वो डिफरेंट क्यों होता है बाकी कंपाउंड्स के साथ। तो रीजन ये है कि इनमें जो केटायंस होते हैं ना, मोस्टली उनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी उनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। आपने अभी ऊपर देखा मैंगनीज में +7 तक चला जाता है चार्ज, तो इस वजह से। और दूसरा, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। n-1 का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल से पिछले शेल वाला जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट होगा। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, मौका फराहम करता है डोनर्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स के डोनर्स हैं ना, वो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनको डोनेट करते हैं, चाहे वो लोन पेयर वाले हों या चाहे वो पाई बॉन्ड्स वाले सब्सटेंसेस। आपने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये मौका देते हैं दूसरे एलिमेंट्स को या सब्सटेंसेस को कि वो इनको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करें। तो ये दो मेन खासियतें होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो एक नई तरह के कंपाउंड्स बनने की वजह बनती हैं, जो आम दूसरे कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या दूसरे जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से ये कंपाउंड ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो क्या वजह है? ये दो मेन वजह है। ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन की कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको मिल जाएंगी बुक पे डिटेल में सेकंड ईयर की। मैं यहाँ जस्ट आपको एक तारुफ करवाऊंगा। इनमें एक केटाइन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, और एक एनायन होता है। ठीक है। केटाइन सिंपल हो और एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है केटाइन कॉम्प्लेक्स हो और एनायन सिंपल हो। ये भी हो सकता है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। क्लियर। दूसरी बात, जो और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है। सो अगर वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा तो हम उसे मॉलिक्यूल कह देंगे। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स केटायन और एनायन ही हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हो। अब इस कॉम्प्लेक्स में एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जैसे यहाँ पर Fe है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में
जो Fe है ये हो गया सेंट्रल मेटल, और इसके साथ जो मौजूद है ये इसे हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड जो हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्ट होते हैं। लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, अमूमन ये 4 या 6 होते हैं, और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। जो एनाइनिक लिगेंड्स है उन्हें हम पहले लिखते हैं, और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड हो तो उसको फिर सॉरी, न्यूट्रल लिगेंड्स को मेटल के साथ लिखते हैं और एनाइनिक लिगेंड्स को बाद में लिखते हैं, अगर वो लिगेंड न्यूट्रल और एनाइन दोनों। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें तो एनाइनिक ही है लिगेंड, इधर न्यूट्रल लिगेंड है। सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों को मिला के कहते हैं स्फीयर, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिगेंड्स के बारे में कहा जाता है कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट एक इसके बारे में बीबीटी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, रिस्पॉन्ड थ्योरी ने। तो फिर कहा जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट होंगे वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं जितने लिगेंड्स सेंट्रल एटम से अटैच हों वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो नहीं, ये गलत बात है। बाज़ दफ़ा ये बात ठीक हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ठीक नहीं होती। तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि जितने एटम्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो बॉन्डेड हैं, यानी जो लोन पेयर वो इसके साथ डोनेट कर रहे हैं, उन लोन पेयर्स की तादाद को, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है F का, वो कितना है? 6। क्यों? क्योंकि साइनाइड यहाँ इसके साथ कनेक्ट है, और 6 के 6 साइनाइड इसको एक एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करें। यहाँ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बिकॉज अमोनिया न्यूट्रल है और ये 4 ये कॉपर के साथ अटैच है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, हर n का एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा होगा कॉपर को। इसके बाद लिगेंड्स जो हैं ये, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनका डोनर एटम एक ही होता है, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका डोनर एटम एक से ज़्यादा होते हैं। उन लिगेंड्स को फिर हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, और जिनका एक ही हो उनको मोनोडेंटेट। यहाँ डेंट वही डेंटिस्ट वाला ही डेंट है, यानी दांत को, टूथ को डेंट बोलते हैं, तो उसी सेंस में ये बात बोली जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, प्लाटिनम के, ये एक लिगेंड अटैच है, इसका नाम है ऑक्सालेट। ये ऑक्सालिक एसिड से बनता है, और ऑक्सालिक एसिड के एच एच ये निकले हों तो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो ये एक लिगेंड बनता है पूरा, और इसके 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ये कहलाएगा एक बाइडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली ये दूसरा ऑक्सालेट है, तो ये भी एक इसके 2 डोनर एटम है, सो दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। कुछ बाइडेंटेट होते हैं, कुछ ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, तो इनकी डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिस इज आल्सो बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। EDTA वो 6 होता है, तो इथाइलिन डायमीन उसको कहते हैं। तो ठीक है, बेहतर है आप इसके साथ BSc की जो बुक है और FSc की बुक
अब ये जो लिगेंड्स की ज़्यादा डिटेल है ये आपको उससे मिल जाएगी, बीएससी की बुक से मिल जाएगी, उसको कंसल्ट करें। जितने भी लिगेंड्स हैं अगर वो मैं सारे यहाँ बनाऊँ ना तो ये बहुत लंबा बन जाता है, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं। एक्चुअल में मेरा काम मकसद क्या है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट दूँ कि इसमें बात क्या है। बाकी जो चीज़ें याद रखने वाली कि कितने कितने लिगेंड्स हैं वो फिर आप वो खुद से उसको तैयार कर सकते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बता सकते हो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका आंसर स्टूडेंट्स 4 है। यहाँ लिगेंड्स आप देखें 2 हैं लिगेंड्स, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी डोनर एटम 4 है। तो जितने डोनर एटम्स हों या यूं कह लें कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हों, डोनेट हों, उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि जब एक बाइडेंट जब सेंट्रल मेटल एटम से कॉम्प्लेक्स आता है तो ये एक रिंग बन जाती है। ये रिंग आप देख रहे हैं, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों ओ रिंग से बाहर हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें रिंग्स बन रही है इनको हम चिलेट्स कहते हैं, इनको हम चिलेट्स कहते हैं। और चिलेट्स की दो मेन टाइप्स हैं। एक एक को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर चिलेट्स, इनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पूरा नाम है इसका। ये न्यूट्रल होते हैं। और दूसरा सेकंड ऑर्डर, ये इनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो चिलेट है ये सेकंड ऑर्डर चिलेट है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। चिलेट्स की स्टेबिलिटी बातों पर डिपेंड करती है। इसमें बात है साइज ऑफ रिंग्स। स्टूडेंट्स जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, और इससे स्मॉल साइज की रिंग कम स्टेबल होगी, और इससे जो लार्ज साइज की रिंग है वो भी कम स्टेबल होती हैं। उस मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ये मैं आपको अल्केन्स के टॉपिक में डिटेल से बता दूंगा, साइक्लोअल्केन्स में। ठीक है, एंगल स्ट्रेन इसकी मेन वजह है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अल्केन्स में इंशाल्लाह। तो अगर ऐसा चिलेट जिसकी रिंग्स के नंबर्स 6 से कम होते जाएं, जितने 6 से कम उतना अनस्टेबल चिलेट है, और जितने 6 से ज़्यादा उतना वो अनस्टेबल है। दूसरा, जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी, रिंग्स की तादाद, ठीक है, जैसे चिलेट में 2 रिंग्स हैं, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, जितनी ज़्यादा रिंग होगी उतना स्टेबल होगा। तीसरा, चिलेट इफेक्ट ये ऐसे ही है, यानी ये कोई खास कोई वजह नहीं है, बस कहते हैं कि जब रिंग बनती हैं तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। तो चिलेट दूसरे कॉम्प्लेक्सेस की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि चिलेट्स में रिंग्स पाई जाती हैं। और चौथा है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर किसी ने कोई रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ऑर्गेनिक आइडिया है, तो वो फिर रेजोनेंस दिलाती है, तो रेजोनेंस होगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट चिलेट्स। लिगेंड्स मैंने आपको बता दिया। एक होता है ब्रिजिंग लिगेंड, जैसी एग्जांपल सारी दी गई हैं, इसको देख लें। एक ऐसा लिगेंड जो दो मेटल के साथ कनेक्ट होगा, तो वो मेटल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, किसी और एटम के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, दो से या दो से ज्यादा से कनेक्ट हो, तो इसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे यहाँ OH है, यहाँ पर कार्बोनाइल है, ये CO3, 3 कार्बोनाइल हैं, ये तीनों बतौर ब्रिज काम कर रहे हैं, इस आयरन के साथ और इस आयरन। यहाँ पर 2 ब्रिज हैं,
NH2 और OH, ये भी बतौर ब्रिज एक्ट कर रहा है क्योंकि ये दो एटम्स के साथ, मेटल एटम्स के साथ। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये सी, ये ओ स्मॉल ओ है, कैपिटल ओ नहीं है, ये भी स्मॉल ओ है, और ये कोबाल्ट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ दो ब्रिज हैं, ठीक है, एक NH2 है और एक OH है। तो मजीद BSc की बुक से आपने लिगेंड्स के स्ट्रक्चर्स और उनके नाम वगैरह और उनकी टाइप्स वगैरह को देखना है। ये भी लिगेंड्स और उनकी सिंबल रखी हुई हैं, ये पूछ ली जाती हैं, स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, सो उसको आपने डिस्कस कर देना है। डबल साल्ट्स कहते हैं ऐसे साल्ट्स को जिसमें यानी दो साल्ट्स आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। साल्ट किसको कहते हैं जिसमें एक केटाइन और एक एनायन हो, ठीक है ना जी। मेटेलिक केटाइन हो और दूसरा कोई एनायन हो उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड अ साल्ट, जो किसी एसिड और बेस के रिएक्शन से बना हो। तो अगर दो साल्ट इकट्ठे क्रिस्टल बना रहे हो एक दूसरे के साथ, पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों साल्ट्स के सॉल्यूशंस को अगर आप मिक्स करें ना, तो ये इकट्ठे ही क्रिस्टलाइज होते हैं, ऐसे साल्ट्स डबल साल्ट्स कहलाते हैं। यानी ये जरूरी है कि वो साल्ट्स एक दूसरे में क्रिस्टलाइज हों, उसी को आप डबल साल्ट कहोगे, जो इकट्ठे क्रिस्टलाइज हों। तो ये कुछ कॉमन से डबल साल्ट थे, पोटाशियम है और मोहर साल्ट है, इनके फार्मूला आपको आने चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नोमेनक्लेचर का जो हमारा टॉपिक, तो इसके रूल्स आपने खुद पढ़ने हैं। मैं आपको इसकी मेन एप्लीकेशंस जो हैं वो बता देता हूँ। और ब्रिज वाला मैं आपको करवाऊंगा जो मुश्किल है। मैं एग्जांपल्स रखी हैं, ये देखें, इसको हमें नाम देना है, तो मैं नाम कैसे दूंगा? पहले केटाइन को नाम दिया जाएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, फिर एनाइन को नाम दिया जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को जब नाम देना है, तो जो कॉम्प्लेक्स का जब आपने नाम देना है, तो कॉम्प्लेक्स को पहले आपने लिगेंड्स का नाम देना है, ठीक है जी। और लिगेंड्स में भी पहले नाम किसको देना है? अल्फाबेटिकली नाम देना है आप लिगेंड्स में। जैसे मैंने जानबूझ के ये कॉम्प्लेक्स एज एग्जांपल रखा है, इसमें 3 टाइप्स के लिगेंड्स आपको नजर आ रहे हैं। अमाइन H3, इसको अमोनिया नहीं कहेंगे, आप रूल्स देखेंगे कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको हम कैजुअल नेम से जो है वो लिखते हैं। जैसे अमोनिया नहीं बल्कि अमाइन, और वाटर के लिए एक्वा, न्यूट्रल लिगेंड्स के ये नाम है। तो ये कार्बन मोनो के लिए कार्बोनाइल है, मेथाइल है, ये नाम आपने ऐसे ही यूज करने हैं। सो ये अमाइन ये पहले आता है, फिर आ गया क्लोरो, जो नेगेटिव लिगेंड है के नाम के आगे ओ आना चाहिए, सुफिक्स ओ आना चाहिए, जैसे क्लोरो। और ये भी नेगेटिव लिगेंड होता है, NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ग्रुप है NO2, दिस इज नाइट नाइट्रो ग्रुप, और
इसलिए अल्फाबेटिकली हमारी तरतीब बन गई, पहले आइन आएगा, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो आ जाएगा। और याद रखो, जब फार्मूला लिखना होता है तो पहले न्यूट्रल को लिखना है, फिर नेगेटिव लिगेंड्स को लिखना होता है फार्मूला लिखते हुए, चाहे वो न्यूट्रल का नाम अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसको मेटल के साथ लिखना है फार्मूले के अंदर। लेकिन जब नाम है तो फिर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो कर। तो इसका नाम हो गया क्लोरो नाइट्रो। और मेटल कौन है? कोबाल्ट। याद रखें, ये पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वन वर्ड के तौर पे लिखना है। कैसे लिखना है? वन वर्ड, ये एक ही वर्ड हो, इसमें कोई स्पेस नहीं। ठीक है जी। फिर हमने देखना है कि इस हमारी जो मेटल है इसका स्टेट क्या है। तो वो आप बाकी सब स्टेट को चेक करके, चार्जेस को चेक करके लिख सकते हैं। नाइट्रेट N3 -1 चार्ज होता है, नाइट्रो के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, तो -1 और -1 -2 हो गए। Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, -3 हो गए। कोई चार्ज, ये न्यूट्रल है, तो -3 है, इसका मतलब है CO पे होना चाहिए +3, ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो। ये समझ गए ना आप लोग कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलानी है। सारे जितने भी बाकी जो आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा कर लें, और फिर कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी रखनी है कि ओवरऑल आंसर 0 आ जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, और छोटी ब्रैकेट के अंदर इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये लिखते हैं। तो ये हमारा केटायन का नाम हो गया। जो एनायन है इसका नाम फिर बाद में लिखेंगे, नाइट्रेट और बीच में। दूसरी तरफ अगर आपका जो एनायन है ये कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर एक चेंज करते हैं कि जो मेटल का नाम है, मेटल के नाम के आगे 8 ये जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा फिरेट, तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन मेटल के नाम के आगे 8 लगा देते हैं। कहते हैं कि ब्रिज वालों को कैसे नाम देना है। इसमें जो ब्रिजिंग लिगेंड हो उसको सबसे पहले लिखते हैं, ये तरीकाकार है। और शुरू में म्यू लगा के लिखते हैं। म्यू, ये यू मिस प्रिंट हुआ, ये बीच में आना, तो म्यू के बाद हाइफन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइफन लगाते हैं। फिर इस ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है, हाइड्रोक्सो OH बतौर लिगेंड किस तरह होता है? हाइड्रोक्साइड आयन की शक्ल में होता है ना, नेगेटिव की शक्ल में होता है। नेगेटिव के एंड पे हमने O लगाना है, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर इसके साथ जो बाकी पार्ट हैं, कितने हैं? तो ये सिमिलर पार्ट्स हैं और ये 2 हैं, ये देखें। तो इनके अलावा कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर देखें तो 5 अमोनिया के साथ क्रोमियम है 1, और इधर भी 5 अमोनिया, तो लिगेंड को क्रोमियम के साथ अमोनिया, क्रोमियम के साथ अमोनिया, तो ये 2 हैं। तो इसके शुरू में आ जाएगा बिस, 3 हो तो ट्रिस। यहाँ डाई नहीं लिखना या बाय नहीं लिखना, ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर आगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिख देना है, ये क्या बनेगा? पेंटा अमाइन
क्रोमियम, पेंटामाइन क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया है वैसे आपने निकालनी है। देखें ये क्लोरीन है, -5, इसके ऊपर कोई नहीं होता चार्ज, अमोनिया के ऊपर कोई नहीं होता, हाइड्रोक्साइड होता है -1, तो टोटल -6। तो फिर 2 क्रोमियम है तो हर क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो न्यूट्रल हो जाए। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, जो सिंपल एनायन है वो लिख देना। और इन 3 हो तो म्यू से पहले ट्राई लिख देना है, ट्राई म्यू कार्बोनिल, ये ब्रिज वाला म्यू शो करता है कि कार्बोनिल यहाँ एज ब्रिज एक्ट कर रहा है। फिर बिस और आगे इसका नाम आ जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप लिख देना है। ठीक है, तो अगर एफ नेगेटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो अगर तो ये नेगेटिव हुआ तो फिर हम लिखते हैं फिरेट, जैसे मैंने ऊपर किया। अगर नेगेटिव ना हो तो फिर इसका असल नाम लिखना है आयरन, जो इंग्लिश वाला इसका नेम है आयरन, वो लिखना है। सिमिलरली ये 2 ब्रिज हैं, इसको भी अल्फाबेटिकली, 2 ब्रिज आ गए तो ये अल्फाबेटिकली पहले अमाइडो आ जाएगा, ये NH2 ग्रुप है, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपने कैसे, आपको आइडिया रहेगा, जैसे वाटर में से हाइड्रोजन आयन निकाल दें तो पीछे OH नेगेटिव है, इसी तरह अमोनिया से हाइड्रोजन आयन निकाल दें तो पीछे NH2 नेगेटिव है, तो ये अमाइडो कहलाएगा बिकॉज ऑफ इसका, क्योंकि अमाइड आयन होता है एक्चुअली, इसको अमाइड बोलते हैं, तो नोमेनक्लेचर में हम एंड पे ओ लगाएंगे, अमाइडो। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, फिर दोनों का नाम आ जाएगा और फिर नाइट्रेट आ जाए। कोई क्वेश्चन? वर्नर थ्योरी, वर्नर उसने पेश की थी, और इस थ्योरी का मकसद है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए, ये इसकी थ्योरी का मकसद था। इसने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उसमें जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी होती है। आजकल मॉडर्न सेंस में प्राइमरी वैलेंसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी पढ़ के आए हो सेंट्रल मैटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम वो पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल से शो करते हैं, इसको उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी ने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर को कहा, ये भी आपको पता है कि ये क्या होता है। वर्नर कहता है कि ये जो सेंट्रल एटम्स हैं दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी दोनों वैलेंसी को ये सेटिस्फाई करते हैं। इसने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये फिक्स्ड होती हैं, फिक्स से मुराद है कि ये आयोनाइज नहीं होती वैलेंसीज। अगर पानी में ऐसे कॉम्प्लेक्स को डाला जाएगा तो उसकी जो सेकेंड वैलेंसीज है ना वो नॉन आयोनाइजेबल होंगी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो सकती, वाटर में डालेंगे तो वो आयन आयोनाइज हो जाएगी, आयन सेपरेट हो जाएंगे, हम आगे एग्जांपल्स इसको देखते हैं। सेकेंडरी नहीं होगी। दूसरा वो कहता है कि जो सेकेंडरी हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं ज्योमेट्री के बारे में, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी एक खास डायरेक्शंस पर सेंट्रल एटम के गिर तरतीब से पड़ी होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी कोई तरतीब वो कहता नहीं है, खास डायरेक्शंस नहीं है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती हैं। तो यहां से ये बात भी हमें एक और बात समझ आती है कि जो सेकेंडरी
वैलेंसीज हैं ये फिर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये खास डायरेक्शंस में होती हैं, तो डायरेक्शनल नेचर कोवलेंट बॉन्ड की होती है। जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं ये फिर आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होंगी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं ये डायरेक्शनल हैं। मिसाल के तौर पे आप आगे एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका फार्मूला है CO3 और 6NH3। ये कंपाउंड्स को लिखने का एक फार्मूला है, ये फार्मूला वर्नर ने डिजाइन किया था। आजकल तो फार्मूला है ना जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, पहले सेंट्रल मेटल लिखते हैं फिर आगे लिगेंड लिखते हैं, ये वो। तो ये जो फार्मूला लिखने का तरीका है ये वर्नर ने डिजाइन किया था। इसमें वो कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, कोबाल्ट कोबाल्ट +3 चार्ज है, 3 Cl नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव। तो NH3 जो है ये डायरेक्शनल है 6। तो ये 6 जब इस तरह सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आप यूं समझ लें जैसे आपके पास एक पेज है, पेज के 4 कॉर्नर हैं और वो पेज स्क्वायर शेप है, तो उस पेज के बिल्कुल सेंटर पे एक कोबाल्ट पड़ा है और पेज के चारों कॉर्नर पर NH3 पड़े हुए हैं, ठीक है। और वो चारों NH3 कनेक्ट हैं कोबाल्ट के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। बाकी एक NH3 कोबाल्ट के बिल्कुल ऊपर है, कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है, वो पेज के बाहर को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेज होगा, और एक NH3 नीचे को है। तो टोटल इस तरह 6 NH3 कोबाल्ट से कनेक्ट है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये एक खास डायरेक्शन में ये अटैच हुए हैं, सो ये प्राइमरी वैलेंसीज हैं। प्राइमरी वैलेंस को इस तरह की लाइन से शो करवाया गया है, हार्ड लाइन आप कह लें, हार्ड लाइन। जो Cl है 3 ये सेकेंडरी वैलेंसीज से कनेक्ट है कोबाल्ट के साथ। सेकेंडरी वैलेंसीज को वर्नर ने डॉटेड लाइन से शो किया। आप सोचें वर्नर को कैसे पता कि भाई NH3 इस तरह है और Cl इस तरह है? उसने इस तरह किया कि इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व किया और फिर उसने टेस्टिंग की, तो उसे पता चला कि 3 क्लोराइड आयन आयोनाइज हो गए। 3 क्लोराइड आयन इस कॉम्प्लेक्स में से पानी में डालने से रिलीज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। उसने कहा कि ये जो आयोनाइज हो जाते हैं ये फिर हैं प्राइमरी वैलेंसीज, और ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं और ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, जो वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। और ये जो आयोनाइज नहीं हुए, ये NH3 जो 6 हैं ये छोड़कर नहीं गए बाल्ट को, इसने कहा ये फिर फिक्स्ड हैं और ये सेकेंडरी वैलेंसी है और ये फिक्स्ड है। तो इसको आयोनाइज करने पर टोटल आयंस कितने बनेंगे? 4। 3 क्लोराइड आयन बनेंगे और एक ये बड़े वाला कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा जिसमें कोबाल्ट, इसका फार्मूला होगा कोबाल्ट के साथ 6 अमाइन के ऊपर +3 चार्ज होगा, क्योंकि तीनों अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है। अच्छा, इसके बाद है CO, एक और कॉम्प्लेक्स है COCl3 और 5NH3, ये एक और कॉम्प्लेक्स है। अब वर्नर ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास अमोनिया 5 है, तो कोई भी सेंट्रल एटम उसकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लिहाजा इसकी जो
वैलेंसी है उसको 5 अमोनिया के साथ इसको फिर एक जगह खाली है वो सेटिस्फाई करेगा क्लोराइड, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज फिक्स्ड है तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, 3 प्राइमरी हैं, ये 9 वैलेंसीज टोटल बनती हैं और ये सेटिस्फाई होंगी। तो फिर छठी जगह पर कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी को, और यही क्लोराइड आयन इसकी प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर एक लिगेंड 2 वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी को भी सेकेंडरी को भी, ये वर्नर के मुताबिक। तो प्राइमरी वैलेंस पे कौन कौन है? 2 क्लोराइड है और ये एक तीसरा क्लोराइड है जो सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी कर रहा है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में आयोनाइज करते हैं तो सिर्फ 2 क्लोराइड आयोनाइज होते हैं, दोनों में काउंट होगा। तो 2 क्लोराइड आयन आयोनाइज होंगे, बिकॉज ये जो तीसरा क्लोराइड आयन है ये तो सेकेंडरी वैलेंसी के साथ कनेक्ट, प्राइमरी के साथ भी है लेकिन सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करे, सो ये तो आयोनाइज हो नहीं सकता, ये तो फिक्स्ड है और ये खास डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। इस पर जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी वाली बातें हैं वो सारी इस पर लागू होंगी। सो ये आयोनाइज, 2 क्लोराइड आयोनाइज होंगे। तो टू लाइन फिर कितने बनेंगे? ये वर्नर थ्योरी, उस थ्योरी है उसकी, क्या कह सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैंने बॉन्ड के वर्ड बोले हैं ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोले हैं, उसने बॉन्ड वाला वर्ड नहीं बोला, उस प्राइमरी और सेकेंडरी ही बोला है। तो इस कॉम्प्लेक्स के आइंस बनेंगे 2 क्लोराइड, एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आइन, क्लोराइड आइन आयोनाइज होंगे पानी में और एक ये पूरा आयन होगा। तो टोटल 3 आइंस इस केस में मौजूद होंगे वाटर के अंदर। तो बाकी इस तरह जैसे जैसे आप अमोनिया बंद कर जाएंगे तो क्लोराइड आयन दोनों जगहों पर पार्टिसिपेट करते जाएंगे, ये नीचे आप देख सकते हैं। वर्नर थ्योरी। जो सिद्दीक साहब हैं इन्होंने बस एक नई तारफ का, इन्होंने कहा कि जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल बॉन्ड बनता है ना, ये असल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सिडविक का पॉइंट, इसकी थ्योरी का मेन पॉइंट ये है। फिर इसने एक रूल दिया, इसको कहते हैं सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इस रूल के मुताबिक वो कहता है कि एक सेंट्रल एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो उतने बनाएगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो नोबल गैस के बराबर हो जाए, गैस के। ये बात कुछ जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम यही कहते हैं ना, कि नॉर्मल एलिमेंट्स जो वैलेंसीज बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं? ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए। तो ये बात कुछ वैसी वैसी है। ये सेंट्रल एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उतने बनाएगा कि उसका जो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो करीब 3 नोबल गैस जैसी हो जाए। इसको उसने कहा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और उसने कहा कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको फाइंड करने का ये फार्मूला है। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम,
और N है ऑक्सीडेशन स्टेट, और CN है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और मैथमेटिकली याद रखें, पहले मल्टीप्लाई करना है ये, फिर प्लस माइनस करना है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स दे के पूछा जा सकता है कि इसमें सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो, ये MCQs में आ सकता है, या फार्मूला लिखा आ सकता है, फार्मूले में पूछा जा सकता है ना कि तीन चार फार्मूले दिए हैं, इसमें से कौन सा ठीक है, तो फार्मूला याद रखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम क्यों है, एक्सप्लेन कर दूं या ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाइनस पॉलिंग ने दिया, और नहीं, एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाइनस पॉलिंग ने दी, फिर इसको बाद में अप्लाई किया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे। ठीक है। ये इसकी खूबियां हैं कि ये क्या क्या हमें बताती है थ्योरी। इसके मेन पास्टुलेट्स ये हैं, एस पी और डी ऑर्बिटल्स ये पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये किसके ऑर्बिटल्स होते हैं? मेटल के होंगे, मेटल, सेंट्रल मेटल जो भी है, और ये हाइब्रिडाइज होंगे। और लिगेंड कौन सा होना चाहिए? लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ये बात सिडग्विक वाली ही है। जब आप थ्योरीज करनी है ना आपने, तो इस तरह कंपेयर करना है जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो आपको फिर पिछली भी याद रहती है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आप कंप्लेन भी करते होंगे कि एक थ्योरी करें दूसरी भूल जाती है, वो इसलिए कि हम कंपैरिजन उनका करते नहीं है, दोनों को रट्टा अलग अलग रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसने भी वही बात कही कि लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, और लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सिद्ध वाली बात है। अब अपनी सिंपल सी बात, हमारे पास है FeCN6, तो हम सेंट्रल एटम पर ये थ्योरी फोकस करती। वो स्ट्रेडेवी, वो जो वर्नर वाली थी, वो भी सेंट्रल एटम पे ही ज्यादा फोकस थी, लेकिन वो लिगेंड्स को भी बड़ा काउंट करती। तो इसमें भी दोनों के रोल हैं, सेंट्रल एटम का मेन रोल ज्यादा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आयरन का टोटल 26 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो आर्गोन के बाद 3D, फिर 4s, फिर 4p, और 2 20, और 4 24, और 2 26 पूरे हैं। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें तो आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ -3 आना चाहिए, बिकॉज CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये -6 और +3 ओवरऑल -3 आना चाहिए यहाँ पर। तो आयरन का +3 है, 2s और 1d का, ये d का निकल जाएगा, पीछे d में 5 रह जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? यहाँ से देख के अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो वो उसमें Fe के 6 ऑर्बिटल उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। ठीक है ना, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो फिर 6 ऑर्बिटल चाहिए, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है D2sp3 या sp3d2, जो मर्जी आप कह लें। तो इसका मतलब है 2d ने यूज होना है, और एस ने और 3p ने यूज होना है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइज करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले यहाँ एक बात याद रखें, ये जो साइनाइड है, आपका क्या ख्याल है, साइनाइड आयन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है या पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर है? अगर इसको कोई पॉजिटिव आयन मिलता है, तो ये उसको जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा या नहीं? आपका क्या ख्याल?
वजह पता चल गई आप? क्या? मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रल मेटल एटम होता है और इसको 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। 2 लिगेंड्स एक्स एक्सिस से, 2 लिगेंड्स वाई एक्सिस से, 2 लिगेंड्स डी एक्सिस से। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र और डी जी स्क्र, ये 2 डी ऑर्बिटल, इनको रिपल्शन मिलती है 6 लिगेंड्स पर। ये किस केस में है? ये हर केस में नहीं है भाई। ये ना हो कि हर तरह के स्ट्रक्चर में ये बात आप कह दो। भाई ये ऑक्टाहेड्रल में है ये बात, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रल में आप कह लें जैसे ये एक्स एक्सिस के 2 कॉर्नर, ये आप समझ लें पे, वो पेपर प्लेन है जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला, ठीक है? और ये पेपर के ऊपर और ये पेपर के नीचे। तो इस तरह ये 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। 4 लिगेंड्स पेपर के कॉर्नर्स पर और 2 लिगेंड्स पेपर के, एक ऊपर से और एक नीचे से। कहाँ अप्रोच करेंगे? पेपर के सेंटर में। सेंटर में कौन पड़ा होगा? मेटल। क्लियर?